Hey everyone, welcome back. I'm Abhishek Gaurav from IIT BHU. तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस लाइन चार्ज। यानी हमारे पास एक कंटिन्यूअस लाइन चार्ज होगा जो कि ये है, जिसका लेंथ समथिंग एल है, मतलब कुछ भी लेंथ हो सकता है। और इस जो कंटिन्यूअस लाइन चार्ज है इसका चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। और इस कंटिन्यूअस लाइन चार्ज से इसके परपेंडिकुलर, यानी ये जो लाइन चार्ज है इसके परपेंडिकुलर समथिंग आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है यहाँ पे, और इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो ये वाला इंड है, लोअर इंड है, वो समथिंग थीटा टू एंगल सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट पी पे इस लाइन के साथ। और ये जो अपर इंड है, अपर एंड इसका समथिंग थीटा वन एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हमारे पास है क्या क्या इसमें, तो एक हमारे पास लाइन कंटिन्यूअस लाइन चार्ज है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है। फिर इससे समथिंग आर डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट पी कंसीडर करते हैं और इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस लाइन चार्ज के कारण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ये लैम्डा जो होता है वो होता क्या है। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब क्या हुआ, अब यदि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, कंटिन्यूअस लाइन चार्ज है जिसका लेंथ समथिंग कैपिटल एल है और इस पर टोटल ओवरऑल चार्ज देखें तो अगर कैपिटल क्यू है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी ये जो टोटल चार्ज क्यू है ओवर टोटल लेंथ एल, ये हो जाता है अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल या डी क्यू बाई डी एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ये जो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है वो। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं इसको फर्दर मतलब प्रोसीड कैसे करें इसको। तो चूँकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमें पता है, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपना होता है, अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू या समथिंग कोई भी क्यू चार्ज, अगर क्यू देखें तो मतलब पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज क्यू है, और समथिंग आर डिस्टेंस पे अगर हम इस क्यू चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इसका यूज करके हम इसका फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। तो अब इसमें सिमिलरली हम जैसे कोई सा भी अगर कंटिन्यूअस चार्ज या फिर कोई सा भी होता है कंटिन्यूअस स्फीयर मतलब के केस में अगर देखें तो उस केस में भी क्या होता है कि हमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना होता है और उस एलिमेंट के कारण हमें पता होता है, तो उसके बाद फिर फर्दर उस एलिमेंट के कारण कैलकुलेट करके बाकी सारे एलिमेंट के कारण मतलब ऐड कर देते हैं, तो ओवरऑल हमें पता चल जाता है। तो इस केस में भी यही करने वाले हैं। जैसे हमारे पास अब इसमें एलिमेंट चूज कैसे करें, मेन अब यहाँ पे टारगेट हमारा है एलिमेंट कंसीडर करना। तो एलिमेंट कंसीडर करना मतलब देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ये एक लीनियर चार्ज सॉरी एक लाइन चार्ज है जो कि कंटिन्यूअस है, यहाँ से समथिंग आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी था। तो अब करेंगे क्या, यहाँ से ये जो लाइन है इस लाइन से समथिंग एक्स डिस्टेंस ऊपर आके एक डी एक्स एलिमेंट कंसिडर करते हैं। ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये हो गया अपना डी एक्स एलिमेंट, ये अपना डी एक्स एलिमेंट हो गया और इस डी एक्स एलिमेंट पे कुछ स्मॉल चार्ज होगा। अब चूँकि इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा के बराबर है, तो ये जो डी क्यू चार्ज इसके कारण यहाँ पे होगा वो होगा क्या, देखते हैं एक बार। लैम्डा अपना था लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी एक्स, यानी डी क्यू अगर यहाँ से देखें तो डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स हो गया। तो डी क्यू यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ही लिख सकते हैं, अगर चार्ज लेंथ डी एक्स है तो डी क्यू यहाँ से अपना डी क्यू जो होगा वो लैम्डा इंटू डी एक्स आ गया। पहला चीज़ तो हमें यहाँ से पता चल गया, मतलब ये जो स्मॉल चार्ज होगा डी क्यू पॉइंट चार्ज के बराबर इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा चार्ज है। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट डी एक्स एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं।
अब इस dx एलिमेंट के कारण ये जो छोटा सा पॉइंट चार्ज के बराबर जो चार्ज हम यहाँ पे कंसीडर किए हैं, इसके कारण जो इस पॉइंट P पे, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये हो गया समथिंग DE इस dx चार्ज के कारण। मगर अगर अब यहाँ पे एक चीज़ देखें तो ये जो था समथिंग हम लोग लोअर एंड समथिंग θ2 एंगल सबटेंड कर रहा था, अपर एंड θ1 एंगल सबटेंड कर रहा था। तो ये जो x है, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ से थीटा एंगल पे गए थे, यानी ये जो इसका लोअर एंड है, ये जो dx एलिमेंट जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसका लोअर एंड जो है वो समथिंग थीटा एंगल पे है इस वाले लाइन से। तो लोअर एंड इस वाले लाइन से थीटा एंगल पे है, और ये जो अपर एंड है इसका, यानी जैसे यहाँ पे अगर हम एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो ये छोटा सा कुछ इस तरह का एलिमेंट बन रहा है। अब ये जो एलिमेंट है वो इस पॉइंट P पे इसका लोअर एंड जो है वो समथिंग थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये जो इसका जस्ट मतलब छोटा सा जस्ट इसके ऊपर वाला जो एंड होगा वो भी कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा, तो इसको हम लोग डी थीटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एंड होगा, मतलब ये जो एंगल होगा, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा। थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एलिमेंट भी, मतलब यहाँ से डी थीटा एंगल मतलब ये सबटेंड कर रहा होगा। ये जो डी एक्स एलिमेंट है वो इस पॉइंट P पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा होगा। तो ये जो छोटा सा एंगल हुआ वो अपना डी थीटा हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे मतलब कुछ करना ज़्यादा है नहीं, करना यह है कि यहाँ से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट कंसीडर किए हैं। अब हम ये देखना है कि ये जो dx एलिमेंट है इस पॉइंट P पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये जो dx एलिमेंट का जो लोअर पोर्शन है वो समथिंग थीटा एंगल अगर सबटेंड कर रहा है, तो ये जो है ये ओवरऑल पोर्शन अगर देखें तो ये डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा होगा, क्योंकि बहुत ही छोटा होगा। तो dx के अगर dx कंसीडर करें तो इस केस में डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा होगा। तो ये हो गया अपना। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें डी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके कारण, यानी ये जो dx एलिमेंट है इसके कारण डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, k इंटू इसका जो चार्ज dq है, ये वाला dq, k dq ओवर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो भी होगा। तो ये r है, ये x है। अभी के लिए इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का है जो उसको x कंसीडर करते हैं। इसका मैं एक बार ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूँ। ये पॉइंट अपना P है, इसको A अज्यूम करते हैं, और ये जो पॉइंट है अभी इसके लिए B अज्यूम करते हैं। तो ABP जो ट्रायंगल बन रहा होगा वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा। ये हो गया A और AP और AB हो गया। ये जो एंगल है अपना थीटा एंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, और इससे जस्ट ऊपर वाला जो था वो समथिंग डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा था इस पॉइंट P पे। तो अब देखते हैं। तो अब ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो k dq ओवर, अब यहाँ से एक और चीज़, इसका वैल्यू AB का लेंथ x है, क्योंकि यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर गए थे, और इसका लेंथ तो हमारे पास r पहले से ही दिया हुआ है, ये r हो गया। तो इसको अभी के लिए s अज्यूम करते हैं, जो कि बराबर होगा √r² प्लस x² के। ये तो हमें पता है, प्लस इसको थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो cos थीटा क्या होने वाला है, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस यानी AP ओवर हाइपोटेनियस BP, यानी cos थीटा इज इक्वल्स टू AP तो r है अपना, r ओवर BP का वैल्यू s, यानी s इज इक्वल्स टू r ओवर cos थीटा। तो यहाँ से s अपना आ जाएगा r सेक थीटा, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं, और जो कि बराबर होगा r सेक थीटा के भी। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा अभी। अब आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। तो ये जो dq चार्ज है इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, kq ओवर r² के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो गया k dq ओवर r, ये वाला डिस्टेंस, यानी s ओवर s²। तो अपने पास नेट डी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ये आ चुका है। बट अगर देखें तो इसका कंपोनेंट होगा एक, अगर यहाँ पे देखें तो इसका दो कंपोनेंट होने वाला है। ये एंगल अगर थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से देखें तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल थीटा और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल भी थीटा। तो अब डी का अगर एक्स कंपोनेंट देखें, यानी डी इन एक्स डायरेक्शन, तो ये होगा क्या, डी एक्स होगा डी, ये जो डी है इंटू कॉस थीटा, यही तो होने वाला है। और डी वाई देखें तो अपना डी वाई होगा डी, मतलब ये डी इंटू साइन थीटा, इसका साइन का कंपोनेंट, चूँकि ये जो थीटा है वो बेस के साथ बना रहा है, तो यहाँ पे डी कॉस थीटा आ गया, और डी वाई डी साइन थीटा।
तो दो चीज़ हमारे पास यहाँ से ये भी आ गया, डी ई एक्स इज इक्वल्स टू डी ई कॉस थीटा और डी ई वाई इज इक्वल्स टू डी ई साइन थीटा। ये दो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं डी ई एक्स या डी ई वाई, दोनों में से कोई सा भी। तो पहले डी ई एक्स देखते हैं। डी ई एक्स अपना क्या होगा, डी ई एक्स इज इक्वल्स टू डी ई इंटू कॉस थीटा, यानी डी ई का वैल्यू के डी क्यू ओवर एस स्क्वायर, के डी क्यू ओवर एस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इस डी क्यू का वैल्यू कहाँ से लाएं? डी क्यू का वैल्यू यहाँ पे हमें लैम्डा इंटू डी एक्स पता है पहले से ही, तो यहाँ पे डायरेक्टली ही लिख सकते हैं डी क्यू के जगह पे के इंटू लैम्डा डी एक्स कॉस थीटा ओवर एस स्क्वायर। ये अपना डी ई एक्स आ चुका है। यहाँ पे देखें तो डी ई एक्स इज इक्वल्स टू के लैम्डा कॉस थीटा ओवर एस स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये अपना डी ई एक्स आ चुका है। बट अगर हम अब यहाँ पे देखें तो ये जो थीटा एंगल है, थीटा भी तो वेरिएबल है। थीटा अगर यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट अगर कंसीडर करते तो यहाँ पे थीटा 0 होता, फिर ये वाला देखते तो समथिंग थीटा कुछ बढ़ जाता, फिर और आगे देखें तो ये थीटा और बढ़ गया, यानी यहाँ पे थीटा वेरिएबल है। थीटा चूँकि वेरिएबल है तो अगर थीटा वेरी कर रहा है तो एस भी तो वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एस डिस्टेंस है, एस इज इक्वल्स टू आर इंटू सेक थीटा है। तो जैसे जैसे थीटा वेरी कर रहा है वैसे वैसे सेक थीटा का वैल्यू चेंज होगा, यानी सेक थीटा का वैल्यू चेंज हुआ यानी इसका वैल्यू चेंज होगा। तो ये एस भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, बट हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको डी एक्स के टर्म में। तो हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे कुछ इस तरह का मतलब सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि ये जो सारा वेरिएबल है वो किसी एक ही वेरिएबल के टर्म में आ जाए, यानी ये या तो ये डी थीटा के टर्म में आ जाए या तो इन सभी को एक्स के टर्म में ले आए। तो अब हम यहाँ पे जो हमारे लिए इजी होगा वो इसको थीटा के टर्म में सबको ले आना इजी होगा। तो थीटा के टर्म में देखें तो इसका वैल्यू आर सेक थीटा पहले से अपने को पता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं के लैम्डा कॉस थीटा ओवर इसके जगह पे आर सेक थीटा यानी आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। अब इस डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डी एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? अब देखते हैं डी एक्स कैसे ला सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो अब जैसा कि देखें यहाँ पे तो हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट कंसीडर किए थे इस पे। ये जो था अपना dx एलिमेंट था और ये dx एलिमेंट जो था वो पॉइंट P पे d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा था, यहाँ पे d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा था। और इसका वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस था वो s था और ये r था और a एंगल जो है अपना थीटा है। तो अब इस dx का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो dx होगा वो डायरेक्टली इसको s इंटू डी थीटा के बराबर लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई मतलब थीटा एंगल होता है या फिर डी थीटा एंगल होता है और ए वैल्यू समथिंग r है, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा के बराबर। तो इस केस में भी यही तो हो रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो कुछ इस तरह का सीन बन रहा है, मतलब इस तरह का है कुछ। यहाँ से ये अपना एलिमेंट है, ये समथिंग डी थीटा एंगल इस पर सबटेंड कर रहा है और इसका वैल्यू s है, तो यहाँ से डायरेक्टली ही इसको s इंटू डी थीटा लिख सकते हैं। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि वो हम तब लिखते जब दोनों का वैल्यू a वाला s और इधर वाला साइड भी s के बराबर ही होता। ये तभी तो होता है जब a r और a भी r होता है, तभी उस केस में हम लोग r इंटू थीटा लिखते हैं। बट यहाँ पे अगर देखें तो इसमें हो क्या रहा है, समथिंग कुछ इस तरह का सिचुएशन बन रहा है। ये वाला डिस्टेंस s हो गया यहाँ से एंगल थीटा, और ये देखें तो एक समथिंग डी थीटा एंगल बन रहा है। यहाँ पे डी थीटा एंगल है तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू ही तो s होगा, मतलब यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू होगा वही तो s होगा, बाकी इतना पोर्शन तो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो समथिंग ये जो आगे वाला है वो s से कुछ बड़ा हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्टली s इंटू डी थीटा नहीं लिख सकते हैं। इस वाले पोर्शन को भले ही हम लोग s इंटू डी थीटा लिख सकते थे, बट ये dx को हम लोग s इंटू डी थीटा नहीं लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या? आते हैं इस ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल में हमें पता है, क्या पता है वो देख लेते हैं एक बार। इस ट्राइंगल में अगर जाएँ तो पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर और बेस। तो अब दोनों साइड को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे तो होगा क्या, 2s इंटू डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इसका डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू एक्स, और ये तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया। यानी यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया यहाँ पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे s इंटू डी एस इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ हम s के टर्म में नहीं ला रहे हैं, हमें यहाँ पे लाना क्या है, थीटा के टर्म में लाना है। मैं पहले ही बता चुका था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो हमें यहाँ पे थीटा के टर्म में लाना। हालांकि हम लोग s के टर्म में भी ला के उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे थीटा के टर्म में लाना है। ये दोनों थीटा के टर्म में आ चुका है, डी को भी थीटा के टर्म में लाना है। तो उसको कैसे लाएं वो देख लेते हैं। डी को अगर थीटा के टर्म में लाना है तो डी को अगर हमें थीटा के टर्म में लाना है तो होगा क्या, यहाँ से अगर देखें तो x और ये इन दोनों का अगर हम देखें तो इन दोनों में रिलेशन क्या, टैन थीटा वाला रिलेशन आने वाला है। यानी टैन थीटा इज इक्वल्स टू अपना क्या आ रहा है, x ओवर मतलब टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी ओवर ए पी, यही तो होगा। यानी टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू x ओवर ए पी का वैल्यू r, यानी x इज इक्वल्स टू आर टैन थीटा अपना आ गया। अब हमें dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों साइड को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारे पास dx का वैल्यू आ जाएगा। देखते हैं कैसे। x के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये dx बाई डी एक्स 1 हो गया, 1 इज इक्वल्स टू, ये तो r तो कांस्टेंट ही है, r बाहर इंटू डी ऑफ टैन थीटा ओवर डी एक्स। इसको फर्दर अगर डिफ्रेंशिएट करें तो अपने पास आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं चेन रूल लगाना होगा, तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। 1 इज इक्वल्स टू आर इंटू टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, अपना ये आ गया। तो यहाँ से डायरेक्टली डी एक्स इज इक्वल्स टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। अब ये जो डी एक्स का वैल्यू है इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो जब डी एक्स का वैल्यू अगर इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो होगा क्या, ये जो अपना डी ई एक्स आया इज इक्वल्स टू के लैम्डा कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर खत्म, एक आर से एक आर खत्म, यानी डी ई एक्स इज इक्वल्स टू अपना आ गया के लैम्डा इंटू कॉस थीटा डी थीटा ओवर आर, ये अपना आ गया। इस छोटे से एलिमेंट के कारण इस एक्स डायरेक्शन में जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपना आ गया के लैम्डा कॉस थीटा ओवर आर इंटू डी थीटा। अब ये जो छोटा छोटा एलिमेंट है, ये सभी छोटे छोटे एलिमेंट को अगर हम ऐड करते हैं तो अब चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट करते हैं। जो भी ई एक्स होगा वो होगा इंटीग्रल डी ई एक्स, जो कि होगा बराबर इसके के लैम्डा ओवर आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा के। अब इसका लोअर लिमिट कहाँ, लोअर लिमिट जो सबसे ए वाला लोअर एंड जो पॉइंट होगा जो कि थीटा 2 एंगल सबटेंड कर रहा है। अब चूंकि ये क्लॉकवाइज में है इधर, सॉरी अगर इधर से देखें मतलब इस वाले एक्सिस से देखें तो इस वाले एक्सिस से नीचे की तरफ कुछ थीटा 2 एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी यहाँ पे माइनस थीटा 2 होगा। और इस वाले एक्सिस से अगर ऊपर की तरफ देखें तो ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको हम लोग प्लस थीटा 1 लेते हैं। मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस टाइम फिर आपको ध्यान देना होगा। तो मैं इधर से ये जो अपना इसको रेफरेंस लेके अगर इसके नीचे जा रहा हूँ तो उसको मैं निगेटिव एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, और ऊपर जा रहा हूँ तो पॉजिटिव एंगल कंसीडर कर रहा हूँ। आप लोग उल्टा भी कर सकते हो, बट जब आप फार्मूला यूज कर रहे होगे तो उस केस में फिर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे इसको निगेटिव मतलब माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। तो अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन अपने पास होता क्या है, साइन थीटा, तो के लैम्डा ओवर आर इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा हो गया माइनस थीटा 2 से थीटा 1। जब लिमिट पुट करें तो अपने पास आ जाएगा के लैम्डा ओवर आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। ये हो गया अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। यानी अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछे तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं के लैम्डा ओवर आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इसको यहाँ पे हम लोग कहीं लिख लेते हैं, जैसे
कहाँ लिख ले, यहाँ पे लिख लेते हैं ई एक्स इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये अपना ई एक्स हो गया। अब जब हम ई वाई कैलकुलेट करेंगे, ई वाई फाइंड आउट करना है, तो ई वाई डी ई वाई मतलब इस छोटे से सेगमेंट के कारण वाई डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई साइन थीटा है। यानी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अपने पास डी ई वाई इज इक्वल्स टू डी ई के जगह पे के डी क्यू ओवर एस स्क्वायर, यानी के डी क्यू के जगह पे यहाँ पे लैम्डा इंटू डी एक्स पुट करेंगे, के लैम्डा डी एक्स ओवर एस स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये हो गया अपना डी ई वाई। अब सिमिलरली यहाँ से एस स्क्वायर के जगह पे आर सेक थीटा पुट करने वाले हम लोग, तो डी ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा डी एक्स साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब इस dx का वैल्यू पुट करना है, तो dx का वैल्यू फिर से यहाँ से मतलब उसी प्रोसीजर से dx का वैल्यू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं के लैम्डा इंटू डी एक्स का वैल्यू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया अपना इस डी ई वाई जो भी आ रहा है, तो डी ई वाई यहाँ से फिर सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर एक खत्म हो गया, एक आर से एक आर खत्म हो गया, यानी डी ई वाई अपना यहाँ पे देखें तो डी ई वाई आ चुका है के लैम्डा ओवर आर इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये अपना डी ई वाई आ गया। तो सिमिलरली फिर अब इधर भी उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब अब तो ईजी ही हो गया, जैसे पिछला मतलब डी ई एक्स जैसे हम लोग कैलकुलेट किए उसी तरह से डी ई वाई भी कैलकुलेट कर लेंगे इंटीग्रेट करके। तो इस छोटे से सेगमेंट के कारण वाई डायरेक्शन में डी ई वाई था, अब ये जो एक्स मतलब वाई डायरेक्शन में अगर नेट इसका देखें तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा, यानी ई वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी ई वाई, जो कि बराबर होगा इंटीग्रल के लैम्डा ओवर आर साइन थीटा डी थीटा के। अब थीटा कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट वही माइनस थीटा टू से, अपर लिमिट प्लस थीटा वन, यानी माइनस थीटा टू टू प्लस थीटा वन। अब इसका इंटीग्रेशन के लैम्डा ओवर आर तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा होगा, जो कि माइनस थीटा टू से थीटा वन तक, यानी के लैम्डा ओवर आर इंटू कॉस ऑफ माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा वन माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ थीटा टू। यानी ये जो अपना आया वो डी ई वाई सॉरी ई वाई जो आ गया वो अपना हो गया। अब यहाँ से आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पे। मैं एक बार फिर अब इसके बाद फिर स्पेशल केसेस हैं तो वो कुछ एक बार देख लेंगे। तो यहाँ से अपने पास ई वाई इज इक्वल्स टू आ चुका है के लैम्डा ओवर आर इंटू कॉस ऑफ थीटा टू माइनस कॉस ऑफ थीटा वन, ये हो गया अपना ई वाई। अब एक बार समझ लेते, जैसे इसका एक्सप्लेनेशन तो हम लोग देख लिए, डेरिवेशन कैसे मतलब डिराइव करेंगे, और ई एक्स जो अपना था वो हो गया था के लैम्डा ओवर आर इंटू साइन ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू। तो डेरिवेशन अपने को पता चल गया, और यहाँ पे कुछ इस तरह से था, ये अपना लाइन चार्ज था, ये डिस्टेंस r था, और ये जो लोअर एंड सबटेंड कर रहा था वो समथिंग थीटा टू और अपर एंड समथिंग थीटा वन एंगल सबटेंड कर रहा था, और इसका लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ था। तो अपने पास ये फार्मूला आ चुका है। अब इसके कुछ एक केसेस हैं, मतलब केस क्या है कि फर्स्ट केस है हमारे पास कि अगर ये जो हमें ये जो पॉइंट है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर लाई करे, तो उस केस में होगा क्या, अगर अपने पास ये लाइन चार्ज है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट P है समथिंग r डिस्टेंस पे, तो इस केस में ए एंगल और ये दोनों एंगल मतलब बराबर हो जाएंगे, जो कि थीटा के बराबर मान लेते हैं। तो अगर थीटा के बराबर है तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा x डायरेक्शन में, इसका वही चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r है, तो जो Ex होगा वो होगा अपना इस फॉर्मूला में पुट करेंगे के लैम्डा ओवर आर साइन थीटा वन, जो ऊपर की तरफ था तो साइन थीटा वन की जगह पे भी साइन थीटा ही, प्लस
साइन थीटा टू नीचे के डायरेक्शन में, तो ये भी थीटा के बराबर ही होगा इंटू साइन थीटा। तो ये हो गया अपना ई एक्स इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर इंटू टू साइन थीटा, यानी 2 के लैम्डा ओवर आर साइन थीटा। ये हो गया अपना ई एक्स। सिमिलरली ई वाई फाइंड आउट करें तो ई वाई इज इक्वल्स टू इसी फार्मूला में पुट करेंगे कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, तो कॉस थीटा टू थीटा के बराबर ही है और कॉस थीटा वन भी थीटा के बराबर ही है, यानी के लैम्डा ओवर आर इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया अपना जीरो, ई वाई इस केस में जीरो हो जाएगा। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है तो इस केस में ई एक्स तो 2 के लैम्डा ओवर आर साइन थीटा के बराबर होगा, बट ई वाई जो होगा वो अपना जीरो हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। एक केस था अपना इफ़ जो पॉइंट हो लाइज एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी लिख सकते हैं हेडिंग डाल के, मतलब टॉपिक डाल के आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड केस है कि अगर हमारे पास ये जो लाइन चार्ज है वो इनफाइनाइट हो जाए, मतलब ऊपर की तरफ भी इनफाइनाइट को अप्रोच करे, नीचे की तरफ भी इनफाइनाइट को अप्रोच करे। तो वो देखते हैं उस केस में। तो उस वाले केस में होगा क्या कि अपने पास ये जो है लाइन चार्ज है, नीचे की तरफ भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सेकेंड केस इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और इस ऊपर की तरफ भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और इस पॉइंट पे हमें समथिंग आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब अगर ऊपर का एंगल देखें तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है समथिंग इस तरह से जा रहा होगा। तो ए एंगल अगर देखें तो ये 90 को अप्रोच करेगा। सिमिलरली ये भी जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये नीचे की तरफ, मतलब नीचे ही चला जा रहा है, तो इसको अगर देखें तो ये एंगल भी समथिंग 90 को ही अप्रोच करेगा, यानी दोनों एंगल 90 को ही अप्रोच करने वाला है। तो इस केस में ई एक्स जो होगा वो क्या होगा अपना, ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा ओवर आर इंटू साइन थीटा वन जो ऊपर की तरफ एंगल था जो कि 90 के बराबर है, तो साइन 91 प्लस साइन थीटा टू यानी नीचे वाला एंगल ये भी 90 के बराबर है, तो ये भी 1, यानी ई एक्स इस केस में अपना हो जाएगा के लैम्डा ओवर आर इंटू टू। तो इसको डायरेक्टली ही लिख सकते हैं ई एक्स इज इक्वल टू 2 के लैम्डा ओवर आर, ई एक्स इस केस में यही आ जाएगा। फिर अगर ई वाई देखें तो ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर कॉस 90, इस केस में भी जीरो, माइनस कॉस 90 जीरो, तो ये जीरो, यानी ई वाई भी इस केस में भी जीरो होगा। तो अब जैसे इसको हम लोग पहले वाले केस के ही मतलब थ्रू इसका भी डेरिवेशन, मतलब इसका भी पहले वाले केस का यूज करके इसको भी हम लोग डेराइव कर सकते थे। कैसे? फर्स्ट केस में क्या था कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो तो ये दोनों एंगल थीटा के बराबर होने वाला है, तो इस केस में ई एक्स जो अपना था थीटा के बराबर, ई एक्स अपना था 2 के लैम्डा ओवर आर साइन थीटा के बराबर। तो अब यही तो हो रहा है, इस केस में थीटा जो है वो 90 डिग्री को अप्रोच कर रहा है, तो इसमें साइन 90 का वैल्यू यानी ई एक्स इज इक्वल्स टू 2 के लैम्डा ओवर आर यही आ गया, इस केस में भी यही आ रहा है। सिमिलरली ई वाई तो इस केस में भी जीरो है और इस केस में भी जीरो है, दोनों ही केसेस में ई वाई जीरो है। तो इस तरह से हम लोग ई एक्स ई वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप दूसरा भी आपको समझ में आया होगा। नाउ थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस है सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो सेमी इनफाइनाइट का देख लेते हैं एक बार। सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज देखते हैं उसमें। अब इसमें होगा क्या कि हमारे पास एक लाइन चार्ज है जो किसी एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मान लेते हैं इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो और हमें इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो कि आर डिस्टेंस पे है। तो थीटा वन इस केस में अगर देखें तो थीटा वन तो 90 को ही अप्रोच करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी ऊपर की तरफ होगा कहीं, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो थीटा वन 90 डिग्री को अप्रोच करने वाला है, यानी थीटा वन इस केस में 90 डिग्री। और थीटा टू अगर देखें तो वो नीचे वाला ही तो होता है, तो नीचे वाला तो यहीं पे हो गया, यहीं पे बेस ही जो है, तो थीटा टू इस केस में 0 डिग्री के बराबर होगा। अब देखते हैं ई एक्स अपना के लैम्डा ओवर आर साइन ऑफ थीटा वन यानी साइन 90 1 के बराबर प्लस साइन थीटा टू 0 के बराबर, ये हो गया ई एक्स इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर के बराबर।
सिमिलरली ई वाई अगर फाइंड आउट करें तो ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर इंटू कॉस ऑफ थीटा टू, यानी थीटा टू तो इस केस में जीरो है, तो कॉस थीटा टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 कॉस 90 जो कि जीरो के बराबर होगा, 1 माइनस जीरो, यानी के लैम्डा ओवर आर। तो ई एक्स और ई वाई दोनों ही इस केस में के लैम्डा ओवर आर होने वाला है। अगर इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें तो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से 45 डिग्री पे, जो कि होगा √2 के लैम्डा ओवर आर के बराबर, इन दोनों का रिजल्टेंट। यानी इस केस में हुआ क्या कि अगर हमारे पास अगर सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो, तो अगर ये सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ऊपर की तरफ गया है, तो इस डायरेक्शन में के लैम्डा ओवर आर के बराबर और इस डायरेक्शन में के लैम्डा ओवर आर के बराबर, और इसका जो रिजल्टेंट होगा समथिंग इधर √2 के लैम्डा ओवर आर के बराबर होगा। तो आई होप आपको तीनों केसेस समझ में आ चुके होंगे। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल था क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे पास लाइन चार्ज था जो कि r डिस्टेंस पे नीचे वाला θ2 एंगल और ये θ1 एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस केस में Ex कुछ इस डायरेक्शन में था और Ey कुछ इस डायरेक्शन में था। Ex अपना आ गया था के लैम्डा ओवर आर इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2 के बराबर। Ey देखें तो ये आ गया था के लैम्डा ओवर आर इंटू कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1 के बराबर। ये दोनों Ex Ey आ गया था। अब इन्हीं दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम लोग वेरियस केसेस देखे थे। तो उसमें 3 केस था। फर्स्ट केस था कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करे, तो उस केस में अपना अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला केस जो आया था, तो उस केस में ये भी थीटा एंगल और ये भी थीटा एंगल और ये डिस्टेंस r, इस केस में अपना Ex आ गया था 2 के लैम्डा साइन थीटा ओवर r के बराबर, और Ey जो था अपना वो 0 के बराबर आ गया था। सेकेंड केस इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो, तो सेकेंड इनफाइनाइट लाइन चार्ज के केस में कुछ इस तरह से नीचे की तरफ भी एक्सटेंडेड था, ऊपर की तरफ भी एक्सटेंडेड था, और इस r डिस्टेंस पे हमें फाइंड आउट करना था। तो Ex तो आ गया था अपना 2 के लैम्डा ओवर r के बराबर, और Ey इस केस में 0 के बराबर आ गया था। थर्ड केस जो अपने पास था वो था सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट के केस में क्या था, केवल ऊपर की तरफ ही एक्सटेंडेड था, और इस पॉइंट पे हमें r डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना था। तो इस केस में Ex जो अपना था वो था के लैम्डा ओवर r के बराबर, और Ey जो था वो भी के लैम्डा ओवर r के बराबर ही था, और इसका रिजल्टेंट जो भी आया था Er वो था अपना √2 के लैम्डा ओवर r के बराबर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी इस पूरे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का प्लेलिस्ट जो भी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।